Students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy, and today we'll be continuing with the chapter number 3 goodwill. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्या गुडविल होता है, दैट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स, और क्यों गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, जो कि हमने नाइकी और ज़ारा के एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर किया था. आज हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है गुडविल को कैलकुलेट करने के. सो देयर आर 3 मेथड्स: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी आते हैं 2 मेथड, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एंड कैपिटलाइजेशन मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. आज हम करेंगे विथ द टॉपिक एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है. सो एवरेज प्रॉफिट में बेसिकली क्या होता है, और एवरेज प्रॉफिट में होता है कि सपोज हम कोई फर्म को परचेज कर रहे हैं, ठीक है. तो फर्म अगेन नाइकी एंड ज़ारा, अगर नाइकी ज़ारा को परचेज कर रहा है तो नाइकी किस बेसिस पे गुडविल देगा, मतलब ज़ारा क्या बोलेगा कि मेरे को कितनी गुडविल चाहिए. तो यहाँ पर कुछ ईयर्स डिसाइड होते हैं. फॉर एग्जांपल 4 ईयर्स, 5 ईयर्स. 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा, ठीक है. और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या होता है कि वो जो गुडविल है वो नाइकी कितने साल तक मेंटेन कर पाएगा विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, ठीक है. हमें पता है ज़ारा का आज गुडविल है मार्केट में, तो नाइकी कितने साल तक उस गुडविल को मेंटेन कर पाएगा, वो होते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज. सो सिंपली यहाँ पे हो रहा है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, ठीक है. अब यहाँ पे हमारा मेन जो काम है वो है एवरेज प्रॉफिट निकालना. हम जो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो पहले हम उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है. हमें जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए वो सारे नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए. नॉर्मल मतलब उसमें कोई भी तरीके का एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है. क्यों ऐसा? सपोज 5 ईयर्स है, 1 2 3 4 5, 4 ईयर का प्रॉफिट है 40,000, 5th ईयर का प्रॉफिट है 2 करोड़, एकदम से 2 करोड़. क्यों? क्योंकि 5th ईयर में कंपनी ने कोई लॉटरी जीती, ठीक है. तो अब अगर यहाँ पर हम 40,000 एंड 2 करोड़ को लेते हैं तो फिर तो नाइकी को ज़्यादा पे करना पड़ेगा उस लॉटरी की वजह से, ना कि उसकी गुडविल की वजह से, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कोई भी तरीके का एबनॉर्मल गेन नहीं होगा, क्योंकि एबनॉर्मल गेन की वजह से ज़्यादा पे करना पड़ सकता है. सेम एबनॉर्मल लॉसेस 40 4 साल का प्रॉफिट है, 5th ईयर में कंपनी को हैवी लॉसेस हो गए, ठीक है. गुडविल तो है फर्म के पास, पर कोई रीज़न की वजह से, सपोज फायर की वजह से, फायर इज़ एबनॉर्मल, तो फायर की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया. तो अब अगर हम उस नुकसान को कंसीडर करेंगे फिर तो नाइकी को बहुत कम पे करना पड़ेगा, राइट. इसीलिए यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जो हम प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे वो नॉर्मल होना चाहिए, उसमें कोई भी तरीके का एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉसेस को हमें निकालना है. तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ऐड होगी, क्या क्या चीज़ें माइनस होगी, राइट. तो यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स. एबनॉर्मल लॉसेज ऐड होंगे क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, लेकिन वो एबनॉर्मल है इसीलिए हम उसको वापस से ऐड बैक कर देंगे. सेकंड, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो हर साल नहीं होते. फॉर एग्जांपल कंपनी ने पूरा रेनोवेशन करवाया है, एक तरीके का एक्सपेंस है, पर हर साल वो एक्सपेंसेस इनकर नहीं होते, तो जो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो भी ऐड बैक हो जाएंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली डेबिटेड. अब हमें पता है कि हमारे पास 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस होते हैं जो P&L अकाउंट में जाते हैं, ठीक है. डेफिनेशन ये नहीं है, पर हम ऊपर से देख रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो P&L अकाउंट में जाते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बैलेंस शीट, दैट आर एसेट्स. एसेट्स को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम ले लेते हैं मशीन. अब अगर हमने मशीन परचेज की तो मशीन जानी चाहिए एसेट्स में, लेकिन अगर हम उस मशीन को रॉन्गली P&L अकाउंट में दिखा देंगे, तो अगर P&L अकाउंट में दिखाया तो वो मेरा एक्सपेंस दिख रहा होगा, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, पर वो P&L अकाउंट का आइटम है ही नहीं, तो
तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने रॉन्गली कैपिटल एक्सपेंडिचर को P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया उसको हम वापस से माइनस कर देंगे, राइट। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में विथ एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। जो भी तरीके का लॉस होता है फिक्स एसेट्स को सेल करने में, फिक्स एसेट्स दैट इज कैपिटल एसेट्स जो हमारे होते हैं, उसको अगर हमने सेल किया, उससे अगर लॉस हुआ तो वो हमारे P&L अकाउंट में दिखता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे रेगुलर बिजनेस का नहीं है। हम यहाँ पे क्या चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं, जो हमारे रेगुलर बिजनेसेस की है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हमारे रेगुलर बिजनेस का नहीं है, इसीलिए हम वापस ऐड बैक कर देंगे। क्या क्या चीज़ें माइनस होगी, एबनॉर्मल गेन, नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड एनी फ्यूचर एक्सपेंडिचर। फ्यूचर एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस होना चाहिए। जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के आते हैं कि हमारी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन हमने सपोज 50,000 का इंश्योरेंस अभी पे नहीं किया है या करना बाकी है, तो हम उस रिस्पेक्टिव ईयर में से इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे तुम्हें जो प्रॉफिट है वो 1 साल का नहीं दिया हुआ रहेगा, वो 4 ईयर्स या 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया रहेगा, और हर ईयर में अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स होंगे। हम एग्जाम्पल करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में समझ आएगा। तो ये हो गए हमारे किस तरीके से हमें एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे 1-2 चीज़ें और भी आ सकती है, अकॉर्डिंगली तुम जैसे जैसे आगे सम्स है इसमें लिखते जाना और ये नोट्स भी बनाते जाना। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। सेकेंड स्टेप हमारा है एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट कब आएगा, जब 4 साल के हमारे पास प्रॉफिट होंगे, उन 4 सालों के प्रॉफिट को ऐड किया। कौन सा प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। उन 4 साल के प्रॉफिट को हमने ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल का अगर प्रॉफिट दे रखा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करेंगे। सेकेंड स्टेप हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। थर्ड फाइनली हमारा आ जाएगा गुडविल। यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिख रखा है। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पर आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कैलकुलेट या कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ होता है। तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हमने इतनी मेहनत की है। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना सबसे क्रिटिकल चीज़ है, तो एडजस्टेड अगर नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारा अगर सही आ गया तो फिर आगे गुडविल 100% करेक्ट आना ही है, ठीक है। ये हमारा हो गया कि हमें किस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करके गुडविल निकालना है। सेकेंड काम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अलग अलग प्रॉफिट को अलग अलग वेट्स दिए जाते हैं, अलग अलग रैंक दी जाती है, कि जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना 5th ईयर का प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि 5th ईयर आते आते गुडविल भी ज़्यादा की ज़्यादा हो गई है, ठीक है, उस पर मेहनत भी उतनी लगी है। फर्स्ट ईयर इनिशियल ईयर होता है तो उसका प्रॉफिट भी कम आता है, उसमें गुडविल भी कम लगी हुई होती है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये टेक्निकल है, थोड़ा सा अच्छा ये मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हर ईयर के प्रॉफिट को अलग अलग रैंक दिया हुआ रहता है, और जनरली रैंक 1 2 3 4 5 इस तरीके से ही दिया रहता है। इसमें भी हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो कि हम देख चुके हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। सेकेंड इज वेटेड प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट, उसको वेट से उनके मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट एंड गुडविल। ये हमने थियोरटिकली पूरे इसका जो फॉर्मूला है उसको समझा है। अभी इसके बाद डायरेक्टली सम करने मत भागना, हम पहले यहाँ पर सम सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, उसके बाद सम्स करना, क्योंकि अभी हमने सम नहीं किया है, एकदम से सम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पर जो मैंने एक चीज़ छुटवाई थी, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड एक और कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली डेबिटेड, इसको किस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स में, हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है हम पहले देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। पर उससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन 2, अगर बुक्स नहीं है तो यहाँ पे मैंने ले रखा है इसका स्क्रीनशॉट। इलस्ट्रेशन 2 एवरेज प्रॉफिट मेथड रहेगा।
सिमरन परचेज्ड, मुझे नहीं पता, सिमरन परचेज्ड अनीताज बिजनेस on 1st April 2018. It was agreed to value the goodwill at 3-year purchase of average normal profit for the last 4 years. ठीक है, क्वेश्चन में अभी तक क्या क्या दिए रखा है कि सिमरन ने अनीता का बिजनेस परचेज किया है. ओके, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है जो कि हम लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं वो है 3 और हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 4 साल का दे रखा है, दैट इज 2015, 16, 17, 18. ओके, इट वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट, ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं तुम्हारे. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2015 एन एसेट वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000. ये हमारे लिए क्या हो गया, एब नॉर्मल प्रॉफिट, कि हमने एक फिक्स एसेट्स को सेल किया प्रॉफिट में, हमारा वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिडक्ट, माइनस करेंगे. एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा. तो ये 10,000 2015 के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा. ये जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन रहेगा वो इसी तरीके से तुम्हें बनाना है. ये इस तरीके का बॉक्स बनाना है, ईयर एंडेड प्रॉफिट एडजस्टमेंट जो भी प्लस माइनस होगा और नॉर्मल प्रॉफिट. एक और तरीका है इसका प्रेजेंटेशन बनाने का, अगर ज़्यादा बड़े सम्स होते हैं तो हम वो भी मेथड यूज़ करते हैं, अभी के लिए ये सही है. तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिख दिया 90,000, 1,60,000, 1,80,000 एंड 1,20,000. ये हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिख दिया. फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने देखा कि 10,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट है इन द ईयर 2015, तो हम इन द ईयर 2015 इसमें से यहाँ पर 10,000 माइनस कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016 a machine got destroyed in accident and ₹30,000 was returned as a loss in P&L account. ये क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस. एक मशीन थी जो कि डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट से, लेकिन उससे जितना भी लॉस हुआ वो सारा का सारा कहाँ पे शो है, P&L अकाउंट में. उस लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो अब इस एबनॉर्मल लॉस को हम वापस से ऐड बैक करेंगे. कितना, 30,000, तो यहाँ पर 30,000 ऐड कर दिया. थर्ड, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017 firm's assets were not insured due to oversight. इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000. 2017 पे हमने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया है. क्या कहा था, अगर नहीं पे किया हो तो अब पे कर देंगे. तो यहाँ पर कितना पे करेंगे हम, 10,000. किस साल में, 2017 में. तो यहाँ पे 2017 में हमने माइनस कर दिया 10,000. 2018 का कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एडजस्टमेंट हो. यहाँ पर हम फिर फाइनली नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे. ये रहा नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल. सेकेंड स्टेप अब हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना. एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, टोटल ऑफ एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. तो टोटल ऑफ कितना आया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट, 6,60,000, दैट इज 6,60,000. और हमारे कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है, 4, तो हम यहाँ पे नीचे कर देंगे 4. तो हमारा आ गया 1,65,000. अब गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 1,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 3. सिंपल सादा सा ये वाला क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट्स भी नहीं थे, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था. कमिंग टू नेक्स्ट, रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन. ये कौन सा वाला पॉइंट है जो मैंने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली डेबिटेड, तो उसमें किस तरीके से ट्रीटमेंट रहेगा. यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि सपोज़ हमने एक रिपेयर किया है 50,000 का, रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट. ठीक है, रिपेयर हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट मतलब हमने इसको कैपिटलाइज कर दिया. ये जो 50,000 था हमें P&L अकाउंट में शो करना चाहिए था, लेकिन हमने एसेट्स में शो कर दिया. मतलब हमने हमारे प्रॉफिट को ज़्यादा से दिखा रखा है. क्यों, क्योंकि हमने एक एक्सपेंस था जो कि P&L अकाउंट में नहीं किया. अगर वो हम एक्सपेंस दिखाते P&L अकाउंट में तो उससे हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा होता, लेकिन हमने कर क्या दिया, हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम नहीं हुआ. ये हमारी मिस्टेक है. मिस्टेक को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, उस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे. से फॉर एग्जांपल 2019 का वो था रिपेयर्स 50,000, लेकिन हमने क्या कर दिया, कैपिटल में डाल दिया. तो अब जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो 2019 के प्रॉफिट में से हम उस 50,000 को माइनस कर देंगे. ठीक है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट
ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि हमने रिपेयर्स डेबिट नहीं किया। तो अब हम उस 50,000 को जो हम डेबिट करना भूल गए, जो हम एक्सपेंस दिखाना भूल गए, तो अब हम उसको माइनस कर देंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है। सेकंड इसका इफेक्ट क्या आता है कि अगर हमने इस रिपेयर को व्हीकल अकाउंट में दिखा रखा होगा तो हमने उस साल डेप्रिसिएशन भी दिया होगा उस 50,000 पे, लेकिन वो डेप्रिसिएशन देना नहीं चाहिए था। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है? पीएनएल अकाउंट में। तो अब अगर हमने वो डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में डाल दिया तो उससे मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो अब हम क्या कर देंगे, जितना भी हमने डेप्रिसिएशन दिया था वो वापस ऐड बैक कर देंगे। ठीक है। तो 2019 में भी इसका इफेक्ट आएगा, 2020 में भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि 2019 में हमने उस रिपेयर को व्हीकल में डाला था। ठीक है। तो 2019 में भी हमने डेप्रिसिएशन दिया, 2020 में भी हमने डेप्रिसिएशन दिया। तो दोनों साल जो हमने डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रखा है, अब हम उसको प्लस कर देंगे ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, और उस रिपेयर को माइनस कर देंगे जो कि हमें एक्चुअल में पहले करना चाहिए था, और अब हमने उसको माइनस कर दिया। ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो पीएनएल में जाते हैं, जैसे रिपेयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट्स होते हैं जो कि कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है, थोड़ा इजी सा टॉपिक। अब हम आते हैं ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है। पहले मैंने क्या किया है, एक पीएनएल अकाउंट बनाया है एकदम छोटा सा, जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी है। ओपनिंग स्टॉक है 100, परचेज है 50, सेल्स है 200, क्लोजिंग स्टॉक है 50, और जीपी कितना है? 100। और जो कैलकुलेट किया तो जीपी आ गया 100। अब हम यहाँ पे फर्स्ट केस लेते हैं। अगर हम ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर देते हैं बाय 20, कोई भी चीज़ जानबूझ के नहीं होती है, यहाँ पर हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि हमने बाय मिस्टेक ओपनिंग स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 20, तो देखो उसका इफेक्ट क्या रहेगा। अगर हमने ओपनिंग स्टॉक कितना होना चाहिए था? 100, लेकिन हमने क्या कर दिया, गलती से ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया, मतलब कम दिखा दिया 20 से, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितने पे दिख रहा है? 80 पे। बाकी मेरा परचेज और मेरा सेल्स सेम पे दिखेगा, 50 और 200। क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा सेम पे दिखेगा, 50। लेकिन इन सब की वजह से, ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करने की वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या चेंज आएगा? देखो, पहले मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था 100, पर क्योंकि मैंने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया तो उसकी वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करते हैं कि अगर हम ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करते हैं तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है बाय मिस्टेक। तो अब हमें एडजस्टमेंट में क्या करना होगा? उस प्रॉफिट को माइनस करना होगा। यहाँ पर इस केस में हम कितना माइनस करते? 20, क्योंकि एक्चुअल में कितना दिखना चाहिए था? 100, पर कितना दिख रहा है गलती से? 120। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 20 का, जितने से हमने ओपनिंग स्टॉक को ऊपर नीचे किया। ये हो गया फर्स्ट। ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू होता है तो प्रॉफिट हमें ज़्यादा दिख रहा होता है, तो हमें प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। केस 2, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20। तो सेम यहाँ पर हम ले रहे हैं कि 100 था, लेकिन हमने उसको गलती से 130 दिखा दिया। बाकी सारी चीज़ें सेम, परचेज सेल्स सेम रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक सेम रहेगा, लेकिन उसका इफेक्ट क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कम दिख रहा है 30 से। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक और चीज़ नोटिस कर लेंगे कि अगर ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू दिखाते हैं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज़ प्रॉफिट, हमें कम दिख रहा होता है उतने ही अमाउंट से। ठीक है। यानी ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इन्वर्स रिलेशन है। अगर ओपनिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू किया तो प्रॉफिट हमें कम दिख रहा होगा, तो हम वापस ऐड बैक करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को अपन ने अंडर वैल्यू किया तो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा, तो अब हम उसको कम कर देंगे जितने से हमने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है। ठीक है। ये हो गई हमारी ओपनिंग स्टॉक की बात। अब हम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर दिया, सेम हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमारा ये जो नॉर्मल है, तो अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को हमने अंडर वैल्यू किया बाय 20, ओपनिंग स्टॉक सेम रहेगा, परचेजेस सेम रहेगा, सेल सेम रहेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो 50 दिख रहा था वो हमारा हो जाएगा 30।
तो उसकी वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है, 100 का 80, ठीक है। यानी क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम किया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, जिससे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। उसका अपोजिट हो जाएगा केस 4 कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा दिख रहा होगा, जिससे अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका इफेक्ट एक बार हम एडजस्टमेंट पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पूरा इफेक्ट लिया है। सपोज़ मैं यहाँ पे 2 साल का ही ले रही हूँ, तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसमें 2 इयर्स का नहीं आएगा, मिनिमम 4 इयर्स का रहेगा। केस 1, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। क्या कहा था, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को कम करेंगे, मतलब माइनस। तो यहाँ पर क्या किया, माइनस। नेक्स्ट ईयर में प्लस करेंगे, यस। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है नेक्स्ट ईयर का जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का आगे नेक्स्ट ईयर में इफेक्ट रहता है। तो अगर हम 2019 में प्लस कर रहे हैं तो 2020 में ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। अगर 2019 में माइनस कर रहे हैं तो 2020 में ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में हमें वही करना है जो हमने प्रीवियस ईयर में किया है। जैसे 2019 में यहाँ पे हमने माइनस किया तो 2020 में प्लस हो जाएगा, ठीक है। केस 2, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। हमने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया तो प्रॉफिट क्या होगा, कम दिख रहा होगा, तो अब क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पे हमने 30 प्लस कर दिया, नेक्स्ट ईयर माइनस। क्लोजिंग स्टॉक ओवर अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, प्रॉफिट अंडर वैल्यूड दिख रहा होगा, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पे प्लस कर दिया, नेक्स्ट ईयर में माइनस। एंड सेम विथ केस 4, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा दिख रहा होगा, तो अब क्या कर देंगे, प्लस। याद रखना ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इन्वर्स रिलेशन है कि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा, तो अब हम माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, तो अब हम प्लस कर देंगे। खाली इस चीज़ को याद रखना है, बाकी फिर ये एकदम ईजी है। ये 2 एडजस्टमेंट्स है जिसमें जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया है। बाकी एडजस्टमेंट्स हम इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के साथ साथ में देखते रहेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने किया था, 3, 4 इज इन होमवर्क। इलस्ट्रेशन 5, A and B are the partners showing sharing profit equally. They admit C into partnership for equal share. मतलब C को भी इक्वल शेयर दिया जा रहा है, मतलब A, B, C तीनों का शेयर हो गया 1:1:1. गुडविल वॉज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज। यहाँ पर जो लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं वो दे रखा है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 4 year, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज और नंबर ऑफ ईयर एवरेज प्रॉफिट निकालने में कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ ईयर परचेज लास्ट में जो हम गुडविल निकालते टाइम मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या क्या दे दिया, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। यहाँ पे हमें ये बताया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 years है और 4 साल का प्रॉफिट भी दिया है, 15, 16, 17, 18। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारे एडजस्टमेंट्स। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, द फर्म हैड एबनॉर्मल गेन 10,000। ईजी, यहाँ पे तो डायरेक्टली बोल दिया कि एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस। 2015 में से माइनस कर देंगे 10,000, ईजी। नेक्स्ट, द फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉसेज ऑफ 20,000। ये भी ईजी है, डायरेक्टली बता दिया कि एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस। कौन सी ईयर में प्लस करेंगे, 2016 में हम डायरेक्टली प्लस कर देंगे, देखो कर रखा है। Third, repair to the car amounting to 50,000 was wrongly debited to vehicle. Depreciation was charged 10% SLM. ये हमने डिस्कस किया है, तो प्लीज़ इसका आंसर बिना देखे सॉल्व करने की ट्राई करो। मैंने एग्जैक्टली यही अमाउंट्स लिया है, 50,000 एंड 10%। 50,000 यहाँ पे रिपेयर्स है तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन हमने गलती से व्हीकल्स में दिखा दिया, हमें एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए था, तो वो 50,000 तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना है डिप्रिसिएशन। अगर तुम चाहो तो जैसा अपन ने किया था यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि पहले यहाँ पर 50,000 को माइनस करो और फिर जो भी डिप्रिसिएशन है वो नेक्स्ट कॉलम में लिखकर 5,000 ऐड कर दो, या फिर तुम लोग नेट इफेक्ट भी ले सकते हो जैसा इन लोगों ने यहाँ पे किया है। डायरेक्टली 50,000
माइनस 5,000 कर दिया, 45,000 यहाँ पर इन लोगों ने कंसिडर किया है। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द SLM बेसिस। यहाँ पर कब मशीन परचेज की है? 1 मई को, ठीक है। नेक्स्ट, अ बेड डेट ऑफ ₹5,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिटर्न ऑफ। 5,000 का बेड डेट था जो कि हमने कंसीडर नहीं किया। 5,000 का बेड डेट हमें कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं किया, तो इन लोगों ने नेट इफेक्ट दिया है जो 5,000 डेप्रिसिएशन प्लस होता माइनस बेड डेट। अगेन बेड डेट 5,000 है, हम लिखना भूल गए, पर बेड डेट तो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, हमें लिखना चाहिए था। तो 2018 के ईयर में से बेड डेट माइनस होगा, राइट। यहाँ पर बेड डेट माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा। डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000। बेड डेट कितना है? 5,000। तो इन लोगों ने क्या किया, दोनों प्लस माइनस करके यहाँ पर अपनी बुक्स में देखो, यहाँ पर 5,000 डेप्रिसिएशन प्लस 5,000 बेड डेट माइनस, तो ये निल इफेक्ट, तो इन्होंने डायरेक्टली वहाँ पर ज़ीरो का इफेक्ट दे दिया। जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, अलग अलग भी दिखा सकते हो या फिर नेट इफेक्ट भी दे सकते हो। अगर नेट इफेक्ट देनी है तो तुम्हें नोट्स में एकदम क्लियरली शो करना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पर इस तरीके से सारा हो रहा है। वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं और हम तो 12th में है, तो हमें कोई भी तरीके का रिस्क नहीं लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का पॉइंट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। वो वाला क्वेश्चन था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब हम कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर द 4 ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3, और हमें 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है 40,000, 40,400, 49,600, 40,000 एंड 60,000। ये भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट्स। तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या है? सारे एडजस्टमेंट्स करके एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, राइट। तो फर्स्ट हम देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2014 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर 12,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। सेम पॉइंट है ये, देखोगे तुम। सेकेंड पॉइंट, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड वॉज ओवर वैल्यूड बाय 4,800। यहाँ पर हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है, तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा दिख रहा होगा। क्या करेंगे? प्रॉफिट को कम कर देंगे। ज़्यादा दिख रहा होगा मतलब बाय मिस्टेक, हमारी गलती की वजह से हमें ज़्यादा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? माइनस। कौन से ईयर में माइनस करेंगे? 2013 में हम माइनस करेंगे और 2014 में हम प्लस करेंगे, ठीक है। Point 3, to overcome the management cost at annual charge of 9,600 should be made for the purpose of goodwill valuation। अब हमें ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि to cover the management cost of 9,600। तो अब हमें यहाँ पर इस 9,600 का क्या करना रहेगा? ये 9,600 चारों साल के प्रॉफिट में से माइनस होगा। क्यों? एक बार वापस पॉइंट देखते हैं। टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज 9,600 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। तो कोई एक ईयर में हमें इसको नहीं बनाना है, हमें ये बोलना है कि सारे साल में मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करना रहेगा। इसीलिए मैनेजमेंट कॉस्ट का कभी भी पॉइंट आता है तो वो सारे ईयर्स में से वो मैनेजमेंट कॉस्ट डिडक्ट होता है। तो 9,600 2012, 13, 14, 15 चारों साल के प्रॉफिट में से 9,600 माइनस हो जाएगा, राइट। लास्ट में हमारा आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। ये हमारा आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। हम इनको वेट्स देंगे। वेट यहाँ पर 1, 2, 3, 4 वेट दिया गया है। तो यहाँ पर हमने पूरा इसका अलग से चार्ट बनाया है। ये ईयर एंडेड प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ से वेट्स हमने दे दिए 1, 2, 3, 4। ये हमारा आ गया वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट आया है 4,39,600। टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, दैट इज़ 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमने इस 10 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 43,960। ये अभी हमारा क्या आया है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों सम देख लिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड प्रॉफिट अप टू 7th।
इंक्लूडिंग जो हमने 7th किया है, ये सभी एक बार घर पे ट्राई करना। एक बार हम यहाँ पर वो भी देख लेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत ही सिंपल है। सब में जनरली एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट यही कैलकुलेट करना है। हम एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुमित परचेज्ड, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है और हमें 3 एडजस्टमेंट दे रखे हैं। एबनॉर्मल लॉस, फिक्स एसेट्स वॉज सोल्ड, ठीक है, ये भी हमारा एक 20 वॉज क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस था, हमने डेबिट कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, वापस प्लस करेंगे। कौन से साल में, 2015 में। अ फिक्स एसेट्स वॉज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड द गेन ऑफ प्रॉफिट 25,000 वॉज, यहाँ पर गेन है, हमने फिक्स एसेट सोल्ड किया था। फिक्स एसेट सोल्ड करके जो भी गेन आता है वो हमारे लिए एबनॉर्मल गेन होता है। इस एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करेंगे फ्रॉम द ईयर 2016। नेक्स्ट, in the year ended 31st March, asset of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was 15,000. तो इस 15,000 को भी हम 2017 में से माइनस करेंगे। ये रहा यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है एक 8th क्वेश्चन। एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस प्लस किया, एबनॉर्मल प्रॉफिट 2016 में से माइनस किया, इंश्योरेंस प्रीमियम 2017 में से माइनस किया। 2018 का हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमारे ये सारा आ गए एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो इन तीनों का टोटल 1 लाख प्लस 1 लाख 20 प्लस 1 लाख 45 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज़ 4 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारा आ गया 1,41,250। गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पर दे रखा है 2, तो 2,82,500 हमारा गुडविल आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। अब अप टू क्वेश्चन नंबर 13 तुम लोगों को सॉल्व करना है, अप टू इलस्ट्रेशन में 7th तक और एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन तक तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले डाउट्स लूँगी, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक को कवर करूँगी।